एक तरीके से स्पिरिचुअल था। मेरा जो गांव है दुबलधन, वहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी एक आज एकादशी का एक भंडारा होता है जी। तो उन लोगों के क्योंकि पीछे हम लोग काफ़ी काम करते रहे और उन्होंने काफ़ी उत्साह भी दिखाया था कि मेरे कहने पे उन्होंने धान की फसल को कम किया था, तो इसके लिए मैं आया था। तो उसके बाद फिर प्रदीप जी का निमंत्रण रहा कि एक बार मेरे को यहाँ बहुत ज़रूरी आना है और इनका बुलाने का मकसद भी ये था कि यहाँ की कुछ समस्याएं हैं। पानी की निकासी की समस्या है। एक हमारी इस्माइला माइनर है जो लगभग 108 साल पुरानी है। कुछ जो वाटर कोर्सेज हैं हमारे, उनका काम था, तो उसके लिए फिर इन्होंने कहा कि यहाँ पे डिगल में भी एक बार आके देखें। तो मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और मैंने अपना संदेश फिर से दोहराया है कि धान की फसल को जितना जितना भी हम धान के एरिया को कम करेंगे उतनी ही हमारी खेती की लंबी चलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। वरना हमारी वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है, एक्सेस वाटर की रिक्वायरमेंट है, जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म होने की जो चैलेंजेस हैं वो सारे बढ़ेंगे और हम काबू नहीं कर पाएंगे। क्या क्या नुकसान है सर धान का ज्यादा? सबसे बड़ा नुकसान है इसमें भूजल स्तर का गिरना। जमीन से पानी निकालते हैं हम, धान में भरते हैं, भूजल स्तर नीचे जाता है। कुछ एरिया जो नीचे है उसमें क्योंकि वो फसल वहां की नेचुरल फसल नहीं है, वहां पे लंबी देर तक पानी खड़ा करने से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जब वाटर लॉगिंग बढ़ती है तो नीचे वाले जमीन के पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है, जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। 1 एकड़ के अंदर अगर बार बार आप धान लगाओगे तो लगभग 50 साइकिल के बाद उस जमीन की उर्वरा शक्ति इतनी कम हो जाती है कि वो कोई भी फसल उगाने लायक नहीं रहती। और अगर उसमें आप फसल उगा भी लोगे तो आपको कम से कम 5 से 6 गुना उसके अंदर फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। और अब ये सारी बातों को अगर कॉस्ट की टर्म्स में देखो तो कोई भी खेती किसान की वायबल ही नहीं रहेगी। अगर हम कहें कि खेती मुनाफे का सौदा नहीं है, वो मुनाफा तो छोड़ो, वो बिल्कुल ऐसे घाटे का सौदा हो जाएगी कि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता किसान। और किसान पे इसका कर्जा चढ़ेगा। जमीन से पानी ज्यादा निकालने के लिए उसको ट्यूबवेल गहरा करना पड़ेगा, मोटर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसको खेत के अंदर खाद ज्यादा लगानी पड़ेगी, उसको खेत के अंदर पेस्टिसाइड ज्यादा लगानी पड़ेगी। ये सारी चीजें कॉस्ट है। और हम देखते हैं पैदावार की तरफ के पैदावार को दुगना कर दो। पैदावार को दुगना करोगे, जो जो कॉस्ट बढ़ा लिया आपने उसको भी तो कम करो ना। तो किसान इस कुचक्कर में फंस गया है, उसको समझ नहीं आ रही। मैं पिछली बार भी मैंने पिछले 3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ दादरी के एरिया में, पिछली बार ये जटेला माजराडी इन सब गांवों के अंदर गया था। एक बार हो सकता है कि आपको दिक्कत आए, 1-2 फसल में दिक्कत आए सीजन में, उसके बाद आपको इतना मजा आएगा कि आप कोई भी फसल उगा पाओगे। वरना आप धान के अलावा कोई फसल नहीं उगा पाओगे और कुछ टाइम के बाद धान भी नहीं उगा पाओगे। कितने गांव में आप जो है अभी तक जा चुके हैं किसानों को जागरूक करने के लिए धान के? मेरे ख्याल लगभग 40 गांव में कवर कर चुका हूं जी पिछले 2 साल में। बात को मानते? मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने 100% माना है, पर कुछ एरिया के अंदर जैसे चरखी दादरी के अंदर 10,000 एकड़ उन्होंने कम की थी पिछली बार। तो धीरे 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 करके अपन लगे हुए हैं। और इसमें तहसीलदार और पटवारी जो कि विजिट करते हैं ग्राउंड जीरो पे, तो उनकी तरफ से भी आई थिंक किसानों को जागरूक करने का सब लोग लगे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने, ये अकेली सरकार है जिसने पूरे भारतवर्ष में एक योजना शुरू की जिसमें कहा गया मेरा पानी मेरी विरासत। धान की फसल जो नहीं उगाता है सरकार उसको कैश इंसेंटिव देती है 4,000 रुपए का, और वो सिर्फ इसलिए देती है कि भाई आप अपना जमीन का पानी तो बचाओगे ही बचाओगे, दूसरी फसल लगाओगे उसके लिए भी हम सहयोग करेंगे। ये अकेली ऐसी स्कीम है जो कहीं और देश में नहीं है। सर आज जैसे प्रदीप अहलावत जी हैं, सरपंच साहब डीगल गांव से, और सारे यहाँ पे लोग थे ग्रामीण लोग, तो उनका जो मुद्दा है इस्माइला माइनर को लेके, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इस्माइला माइनर का देखो जी, एरिया उसका लगभग 1/3 रह गया। जो उसका बेड मोटे मोटे तौर पे अगर 6 फीट का था, तो अगर मैं ये कहूँ कि एरिया ही उसका 1/3 रह गया तो नेचुरली उसका साइज भी घट जाएगा। लेकिन हम उसको रिवाइव कर रहे हैं। उसको हम इन दिनों में, जब बारिश के दिनों में हमारा ज्यादा पानी उपलब्ध होता है, उस पानी को ले जाने के लिए जहां जहां रिचार्जिंग की पॉसिबिलिटीज होंगी वो एक्सप्लोर करके उसको ठीक रखेंगे। वो उनकी मांग है, उसको तकनीकी तौर पे हम जांच करके उस मांग को ठीक करेंगे। हम जल संरक्षण के बारे में बताइए सर, किसानों को थोड़ा सा। जल संरक्षण का ये है कि जो भी बारिश का पानी गिरता है वो सबसे शुद्ध पानी माना जाता है। तो मैं कहता हूं उसकी एक एक बूंद को किसानों को सजो के रखना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे भी घर देखे हैं
जो अपने पूरे साल का पानी अपने वहां पे गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं और उस पानी को पीते हैं। मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि आज की डेट में जितनी बीमारियां हैं, जितना शरीर हमारा बीमार हो रहा है, उसमें 80% बीमारियां पानी से पैदा की हुई है। मैं एक गांव के अंदर गया, ये गुहाना के पास पड़ता है, बुटाना, बड़ौदा में। वहां पे पहले उनका जो ट्यूबवेल लगा हुआ था वो लगा हुआ था 200 फीट पे। उन्होंने वो ट्यूबवेल बाद में सरकार से जिद करके लगवाया 1600 फुट पे, क्योंकि पानी गहरा चला गया। उस पानी की क्वालिटी का असर ये है कि हर 6 से 7वें घर में आज एक कैंसर का मरीज है, और लोगों ने कसर नहीं छोड़ रखी। जो पानी उन्होंने, पहले पानी आप लेके आते थे कुएं से या नलके से, अब पानी की टोटियां हर घर के अंदर लग गई हैं। लोगों ने क्या किया कि सुबह पानी आता है, सरपंच की वो बात इतनी सुनते हैं कि ट्यूबवेल बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को भी चला सकते हैं। वो पानी पहले घर की जरूरत पूरा करी उन्होंने, पशुओं को पीने के लिए, नहलाने के लिए, घर के लिए पानी स्टोर कर लिया। उसके बाद उस ताजे पानी के जो पाइप है, उसको वो जो उनके घर के अंदर बना हुआ सेप्टिक टैंक, उसमें डाल देते हैं। उस सेप्टिक टैंक से वो सारा पानी, सेप्टिक टैंक की जो गंदगी है, वो नाली से होके गांव के जोड़ में आ जाती है। मैं जोड़ को देख के आया अभी 1 महीना पहले। जोड़ पूरा भरा पड़ा है और उसमें पानी क्या है, सेप्टिक टैंक का गंदा पानी है। आपको पता ही है, बच्चों के पेट में वॉर्म्स होते हैं, वो वॉर्म्स इतने छोटे होते हैं कि वो उसके अंदर, सेप्टिक टैंक के अंदर आने के बाद सीधे चले गए आपके जोड़ के अंदर। जोड़ में भैंसे नहाने को जाती हैं, भैंसे उस पानी को पीती हैं, वो आगे दूध के अंदर, और जिसको नहीं भी थे, वो जो अंडे थे, वो कीड़े, वो जिनको नहीं भी थे बीमारी, उनको भी ये बीमारी होगी। जमीनी पानी जैसे जैसे गहरा जाता है, उसके अंदर क्वालिटी डिटोरेट होती जाती है। जितना निकालोगे आप, उतना खराब होते जाओगे। हालत ये हो रही है कि लोग कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार ये कर दे। आप अगर शरीर की भी अपने ध्यान नहीं रख सकते तो फिर और कौन रखेगा? और वो कर क्या रहे हैं? मैंने कहा कि इसके ट्यूबवेल के 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को कर दो। कहते करेगा कौन? लोग सुनना नहीं चाहते। वो सुविधा दिखी कि उनको जब वो टॉयलेट में जाएंगे तो सेप्टिक टैंक साफ होगा तो टॉयलेट में बदबू नहीं आएगी। इस अपने छोटे से सुख के लिए वो अपने पूरी भविष्य को दांव पे लगा रहे हैं। और मैं कहता हूं बीमारियों के अड्डे बढ़ेंगे सारे गांव, और उनको कोई संभालने वाला नहीं होगा इन अस्पतालों में जो भीड़ लगेगी। सर, मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में बताइए। मेरा पानी मेरी विरासत, इसको हमारा कृषि विभाग लागू करता है, और इसमें पिछले साल का जो टारगेट था वो लगभग 1 लाख एकड़ का था, कि 1 लाख एकड़ में फसल हमने धान के अलावा बीजनी है। तो उसमें लगभग 1.25 लाख, 1,20,000 के करीब एकड़ पूरा की गई थी। इस साल का भी रकबे का एकड़ हमारे पास 1 लाख का है, और हम उसको पूरा करेंगे। और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं लोगों से कि वो 1 लाख की जगह धान के रकबे को 5 लाख बदले, छोड़े इस धान के चक्कर को। ये थोड़ा सा एक बार का कष्ट है, लेकिन मैं कहता हूं ना तो आपको बार बार ये पानी का संकट होगा, इससे हर आदमी दबाव में रहता है। जो ट्यूबवेल से पानी देता है धान में, वो हर वक्त ट्यूबवेल पे पड़ा रहता है, वो बिजली की बाट देखता रहता है, बिजली चली जाए उसके लिए सरकार को कोसता है। जो आदमी नहरों से धान लगाता है, वो सरकार को यूं कोसता रहता है कि नहर में पानी नहीं आ। आपको पता होगा कि नहरों में पिछले 25 साल में कम से कम 50% पानी की आवक घट गई है। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण गर्म हो रहा है, उससे हमारे ग्लेशियर खत्म हो गए हैं, नहरों के अंदर पानी खत्म हो गया है। बारिश का चक्र ऐसा हो गया कि जो धीमे धीमे बारिश गिरती थी, जिससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता था, फसलों में भी इजाफा होता था, वो चक्कर भी टूट गया है। अब बारिश एकदम बहुत ज्यादा आ जाती है, बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं, और आदमी की सहनशीलता इतनी कम हो गई है कि जैसे ही पानी आएगा, ये नहीं है कि वो पानी आएगा तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, उसको ये लगता है कि नहीं, ये इसी वक्त खाली भी होना चाहिए। तो हर आदमी इस तरीके से उतावलेपन में है कि वो प्रकृति के साथ सीधा सीधा टकरावना चाहता है, जो कि एक गलत तरीका है। तो मेरा आपके माध्यम से, और जितनी भी यहाँ पे ये विराट जनसभा, जितनी भी यहाँ पे बैठी है, जितने भी लोग मेरी इस आवाज को सुनेंगे, मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो धान के एरिया को कम करें, और हो सकता है तो खत्म करें, नहीं तो थोड़ा कम करें, लेकिन शुरुआत करें। वरना ये मैं गारंटी देता हूं कि अगले 5 से 10 साल के अंदर आपकी जमीन में कुछ उगाने लायक नहीं बचेगा। खासतौर पे 3 जिले, झज्जर, रोहतक और चरखी दादरी,
आज की रेट में हमारा लगभग 10 लाख एकड़ ऐसा एरिया है जो वाटर लॉग्ड हो जाता है, जिसके अंदर आपकी गेहूं की बिजाई नहीं होती। तो उसको क्यों होता है वो? क्योंकि आप बाहर से पानी लाके खेत में भरते हो, नीचे का पानी धीरे 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 ऊपर करके आ रहा है, और अल्टीमेटली क्या होगा, आप कुछ भी उगाने लायक नहीं रहोगे। कुछ एरिया परमानेंटली जलमग्न हो गए। तो हमारी ये कोशिश है कि एक बार सरकार सहयोग करेगी। मान लो हमने आपके लिए ड्रेन्स बनाई है, पाइप ड्रेन बनाई है, कैनाल के अंदर उस पानी को रीयूज करने का तरीका बनाया है, हमने सारी संभव तकनीकों का इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी अगर आप जिद पे अड़े हो कि वहां तो धान उगाने ही उगाने हैं, बचाने वाला कोई नहीं है, फिर दोष मत देना किसी को। ये संदेश मैं सबको देने के लिए आया हूं। लेगल गांव में आप आए हो, यहाँ जो जनता बैठी है उन्होंने आपके सामने कुछ मांगे रखी हैं, जी। कितना आश्वासन देते हैं इन सब मांगों को? मेरा कोई आश्वासन नहीं है, मैं सारे काम करूंगा, ये सारे काम होंगे। टाइम लिमिट होगी सर इसके? हाँ जी, टाइम लिमिट होगी जी। कुछ जो बाढ़ से जुड़े हुए काम है वो तो हमारे हो जाएंगे जी 30 जून से पहले। जहां तक बात है इसकी, ये जो इस्माइला माइनर की, मैं यहाँ से जाते हुए मैंने सीधा पानीपत जाना था, पर मैंने पहले मीटिंग रख ली है रोहतक में। मीटिंग में उनको इंस्ट्रक्शन दे के इस काम को करवा के तब जाऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।